अरे वाह! इन बारिशों की वजह से मेरे आम के पेड़ कितने बड़े हो गए हैं और इनमें से कितने ज्यादा आम निकल आए हैं। अब मैं रोज इन आम को तोड़कर टुन्नू जी और गुड़िया को खिलाया करूंगी और कोई पक्षी मुझसे आम मांगने आएगा तो मैं मुफ्त में ही उनको आम दे दूंगी, क्योंकि पूरे जंगल में कोई भी आम की खेती नहीं कर रहा है। फिर रानू चिड़िया अपनी पति और बेटी गुड़िया के लिए कुछ आम तोड़ लेती है। उन आम को घर के अंदर लाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से खाने लगती है। अरे वाह रानू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। बारिश की वजह से ये आम और भी ज्यादा ताजे लग रहे हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही जंगल के कुछ पक्षियाँ रानू के पास आम खाने के लिए आ जाते हैं। रानू बहन, हमने सुना है कि तुम अपने घर के सामने ही आम की खेती कर रही हो, इसलिए हम सब आम खाने के लिए तुम्हारे पास आ गए। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं। मैंने पहले ही सोच लिया है कि अगर कोई भी पक्षी आम खाने के लिए आएगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगी। बस कोई चोरी मत करना। अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर रानू चिड़िया सब पक्षियों को आम तोड़कर दे देती है। सब पक्षी मजे मजे से आम खाने लगते हैं। अरे वाह, ये आम कितने ज्यादा स्वादिष्ट है। अगर मैं ज्यादा आम रानू से मांगूंगा तो वो कभी देगी नहीं। गौरी तो ये आम खाकर बहुत खुश हो जाएगी। कैसे ना कैसे करके मुझे रोज गौरी के लिए आम ले जाना होगा। फिर सब पक्षी आम खाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जंगल में रात हो जाती है। रात होते ही कालू कौवा आम चोरी करने के लिए रानू के खेत पर आ जाता है। लगता है रानू चिड़िया सो रही है। मैं जल्दी से कुछ आम चुरा लेता हूँ और जल्दी से गौरी के पास ले जाता हूँ। फिर कौवा बहुत ज्यादा आम चुराकर अपने घर ले जाता है। दिन गुजरने लगते हैं। अब तो कालू कौवा आम की चोरी रोज करने लगता है। रानू, हमारे घर में कुछ ज्यादा ही चूहे हो रहे हैं। सोते वक्त भी पैरों को काटे जा रहे हैं। इसका तुम कुछ ना कुछ तो करो। हाँ टुन्नू जी, आप सही कह रहे हो। घर में कई सारे चूहे आ रहे हैं। किचन में भी कितने सारे चूहे हो रहे हैं। रानू, तुम जल्दी से बाजार जाकर चूहे मारने की दवा ले आओ। फिर उस दवे को घर के कोने कोने में डाल देना। फिर देखना चूहे जल्दी ही मर जाएंगे। फिर रानू चिड़िया वो जहर लेकर अपने घर आती है। घर आते ही गलती से जहर आम के जड़ों के ऊपर गिर जाता है। अरे ये क्या, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अब तो ये पूरा जहर सारे जड़ों में फैल गया होगा। एक काम करती हूँ, आम के पेड़ों के ऊपर लिखकर लगा देती हूँ कि इस आम में जहर है, कोई पक्षी आकर इन्हें खाना ले। फिर रानू चिड़िया खतरे का बोर्ड आम के पेड़ों के ऊपर लगा देती है। रात हो जाती है। कालू कौवा फिर से आम तोड़ने के लिए वहाँ आ जाता है। मैं कितने दिनों से आम चोरी कर रहा हूँ, लेकिन रानू को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। चलो आज भी कुछ आम चोरी करके ले जाता हूँ गौरी के लिए। फिर कालू कौवा बिना वार्निंग का बोर्ड देखकर कुछ आम चुराकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह कालू जी, आज तो आपने मेरे लिए बहुत सारे आम लेकर आए हैं। देखकर तो मुंह से पानी आ रहा है। हाँ गौरी, मैं ये सारे आम तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अब आराम से तुम खा लेना। अरे कालू जी, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाओ। आम खाते ही गौरी का पेट बहुत खराब हो जाता है। वो जल्दी से उसको अस्पताल ले आता है। आम खाते ही गौरी की तबीयत बहुत खराब हो गई। जरूर ये रानू का कुछ चाल होगा। उस रानू को पता चल गया होगा कि मैं आम चोरी कर रहा हूँ, तभी तो उसने आम में जहर मिलाकर रखा है। अभी मैं पक्षियों को जमा करके उसको अच्छे से खबर लेता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा सारे पक्षियों को जमा कर रानू के पास जाता है। रानो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने रात को यहाँ से कुछ आम ले जाकर अपनी पत्नी गौरी को खिलाया। उसके बाद से गौरी बहुत बीमार हो गई। उसके पेट में अब बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुमको पता चल गया था कि मैं ही चोरी कर रहा हूँ तो मुझे सजा दे देती। नहीं कालू भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गलती से चूहे मारने की दवा पेड़ के जड़ों में गिर गया था, इसीलिए सारे आम खराब हो गए। तभी तो मैंने पेड़ों के ऊपर वार्निंग बोर्ड लगा दिया था। चोरी करने के चक्कर में आपने उस वार्निंग बोर्ड को नहीं देखा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सब तुमको तुम्हारी चोरी की सजा मिल रही है। कालू कौवे की गलती थी, इसलिए कोई भी पक्षी रानू से कुछ नहीं कहता। रानू और उसकी बेटी गुड़िया एक झोपड़ी में रहते थे। वो झोपड़ी अंदर से पूरा टूटा हुआ था। रानू कालू कौवा के पास आम खरीदकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी, मगर कालू कौवा रानू चिड़िया को हमेशा महंगे दामों में आम दिया करता था। कालू भैया, मैं तो आपसे आम कितने साल से खरीद रही हूँ,
पर आप इस बार इतने महंगे दाम में क्यों दे रहे हो? अरे रानू बहन, इस जंगल में मेरा एक ही आम का बाग है। तुमको खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से चली जाओ। रानू चिड़िया कालू कौवे से आम खरीदकर जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर लाडो आती है। रानू बहन, जंगल के सारे पक्षियाँ आम बहुत महंगे दामों में बेच रहे हैं, पर तुम इतने सस्ते में क्यों बेच रही हो? लाडो बहन, अगर सारे पक्षी महंगे दामों पर आम बेचेंगे तो गरीब पक्षी क्या खाएंगे? इसीलिए मैं अपना ही नुकसान उठा रही हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। लूसी, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन मेरे तकलीफें दूर नहीं हो रही हैं। आम बेचकर मैं अपने लिए एक मजबूत घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक घर के लिए पैसे जमा नहीं कर पाई। रानू, तुम्हारा झोपड़ी कभी भी टूट कर गिर सकता है। इसमें रहना उतना सुरक्षित नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम अपना घर जल्दी से जल्दी मरम्मत कर लो, या तो नया घर बनवा लो। रानू और लूसी बातें कर रहे थे, तभी घर में से रानू की बेटी गुड़िया अपनी माँ को आवाज देती है। क्या हुआ लाडो बेटा? माँ, देखो ना, हमारे घर में धूप कितनी ज्यादा पड़ रही है। घर में हो या बाहर एक जैसा ही लग रहा है। इस धूप के वजह से मेरे सर बहुत दर्द हो रहा है। देखा ना लूसी, तुमने गर्मी के मौसम में धूप आकर सीधा घर में गिरता है, और बारिश के दिनों में तो घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ज्यादा पानी जमा हो जाता है। रानू, तुम एक काम करो, पहले तुम अपनी छत की अच्छे से मरम्मत करवा लो, फिर धूप हो या बारिश कुछ भी घर के अंदर नहीं आएगी। उस दिन के बाद से रानू अपनी छत की मरम्मत के लिए और ज्यादा मेहनत कर रही थी। वो खड़ी धूप में बहुत मेहनत कर रही थी। वो दूसरे जंगल आम बेचने के लिए जा रही थी, तभी वो चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। ये क्या? माँ, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई? मैं एक बार जाकर देख लेती हूँ। खड़ी धूप की वजह से गुड़िया अपने साथ एक पानी का बोतल ले जाती है। तभी उसको अपनी माँ बेहोश पड़ी नजर आती है। वो तुरंत बोतल में का पानी अपनी माँ के ऊपर डाल देती है। गुड़िया रानू पे पानी डालते ही रानू होश में आ जाती है। माँ, तुमको क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? गुड़िया बेटा, ये खड़ी धूप की वजह से मुझे चक्कर सा आ रहा था। चक्कर आके कब गिरी मुझे पता ही नहीं चला। माँ, तुम्हारा बदन बहुत जल रहा है। जल्दी से चलो, हम घर चलते हैं। गुड़िया तुरंत अपनी माँ को घर ले आती है और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आप जल्दी से मेरे घर आकर एक बार उनका अच्छे से इलाज कीजिए। फिर वो बुलबुल डॉक्टर तुरंत गुड़िया के साथ उसके घर जाती है। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। धूप के वजह से ये चक्कर आकर नीचे गिर गई थी। मैं थोड़ी सी दवाइयाँ दे रही हूँ, और हाँ, तुम ये घर जल्दी से मरम्मत करवा लेना। ये घर में बहुत गर्मी सी हो रही है। ऐसा कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से गुड़िया चिड़िया अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखती है। गुड़िया बेटा, मुझे अंदर से बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। ऐसा कहकर रानू आराम करने लगती है। ये सब देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। तभी गुड़िया के घर जग्गू और उसकी माँ गोरी आते हैं। वो दोनों माँ बेटा रानू और गुड़िया को हमेशा चिढ़ाते रहते थे। क्या हुआ गुड़िया, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मुझे अपने लिए और मेरी माँ के लिए इस घर को मरम्मत करवानी है। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुड़िया बेटा, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा घर अच्छे से मरम्मत हो सकता है। गोरी मासी, जल्दी से मुझे बताओ। मैं अपने घर के मरम्मत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गुड़िया, तुम घने जंगल में जाओगी तो तुम्हें अजीब सा एक फूल नजर आएगा। अगर तुम उस फूल को इस जंगल में ले आकर बाजार में बेचोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। ऐसा गोरी कहते ही गुड़िया घने जंगल की ओर चली जाती है। गुड़िया जंगल पूरा घूमती है। वो घने जंगल की ओर जाती है, लेकिन उसको कहीं भी वो अजीब सा फूल नजर नहीं आता है। जग्गू, तुम्हें क्या लगता है ये गुड़िया पागल है? मैं तो उसे झूठ कह रही थी। ऐसा कोई भी फूल नहीं मिलेगा। हाँ माँ, मुझे तो लगता है ये गुड़िया जंगल पूरा घूमते रहेगी शाम तक। उस घने जंगल के अंदर एक इंसान महर्षि था। वो गुड़िया को देख लेता है और उससे वजह जानने लगता है। बाबा जी, मैं इस जंगल के अंदर एक अजीब सा फूल ढूंढने के लिए आई हूँ। ऐसा कहते हुए वो इंसान महर्षि को सारी बातें बताने लगती है। गुड़िया बेटा, तुम्हारे दोस्त बहुत ही बदतमीज है। वो तुमसे झूठ कह रहे थे। जंगल में ऐसा कोई फूल नहीं है। तुम अपनी माँ के लिए कितना कुछ कर रही हो। मैं तुम्हें एक
जादुई आम दे रहा हूं। तुम इस आम को अपने घर ले जाकर इसके ऊपर पानी डाल देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। फिर गुड़िया खुशी खुशी से उस आम को अपने घर ले आती है। गुड़िया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी। माँ, आज के बाद से हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गुड़िया चिड़िया उस आम के ऊपर पानी डालती है। पानी डालते ही वो आम एक बड़े से घर में तब्दील हो जाता है। वो दोनों माँ बेटी आम के घर के अंदर जाते हैं। उस घर में बहुत ठंडा था। अरे वाह गुड़िया बेटा, ये घर तो बहुत मजबूत लग रहा है और बाहर तो आम भी लगे हुए हैं। इस तरह रानू चिड़िया उस आम के घर से आम तोड़कर पक्षियों को बेचने लगती है और अपने बेटी के साथ उस आम के घर में खुशी खुशी से रहने लगती है। कई दिनों से उस जंगल में तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से जंगल के सारे पक्षियों के खेत भी खराब हो चुके थे। पक्षियों को अब खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। जंगल में हर जगह पानी भर चुका है, जिसके कारण अब खाना मिलना मुश्किल हो गया। हाँ, बारिश के पानी में हमारा खेत भी बह चुका है और हमारा खाना भी बह चुका है। पता नहीं चल रहा है कि ये बारिश कब रुकेगी। कालू और गोरी के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है, वो अभी तक पानी में नहीं डूबा। हाँ, हमें सबको उसके पास जाकर थोड़े से आम मांग लेने चाहिए। तुम सही कह रही हो, जल्दी से चलो, कालू कौवे के पास जाकर आम मांगकर खाते हैं। फिर सब पक्षी उड़ते हैं और तेज बारिश में कालू कौवे के पास जाते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं, फिर लूसी कालू कौवे के घर के बाहर खड़कर कालू कौवे को बुलाने लगती है। कालू भैया, बाहर आओ, हमें आपकी बहुत जरूरत है। कालू कौवा बाहर आता है और वो पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, इतनी तेज बारिश में आप सबका मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? ये भूख क्या कुछ नहीं करवाती कालू? हम सब काफी दिनों से भूखे हैं। हमारा खेत और सारा भोजन पानी में बह चुका है, इसलिए हम सब तुमसे आम मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ कालू, हम सबको एक एक आम दे दो, हमारे बच्चे और हम बहुत भूखे हैं। मैं तुम सबको आम तो दे दूंगा, लेकिन जैसे मैं पहले पैसों के बदले आम देता था, अभी भी वही करूंगा। पहले पैसे दो, फिर आम लो। मगर कालू, इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो पैसे कहाँ से लाएं? अगर तुम सबके पास पैसे नहीं है तो मैं आम भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। वो सारे पक्षी निराश होकर एक बड़े से पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अब हम सब रानू के पास जा सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वो काफी अमीर है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। रानू, जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। सारा खेत और सारा भोजन पानी में बह चुका है। हम सब पक्षी और हमारे बच्चे कई दिनों से बहुत भूखे हैं। हाँ रानू, पूरे जंगल में सिर्फ कालू कौवे के पास ही आम का पेड़ है, लेकिन वो हम सबको मुफ्त में आम खाने नहीं दे रहा है। रानू, इस समय में हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम हमारी मदद करो। हाँ दोस्तों, मैं आप सबकी मदद करूंगी। अब भी जाकर मैं कालू से वो पेड़ खरीद लूंगी। रानू कालू कौवे के घर चली जाती है। अरे रानू, मैंने अभी तो सब पक्षियों को यहाँ से भगाया था, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? कालू भैया, मुझे आपसे इन आम के पेड़ों को खरीदना है। बताओ कितने पैसे चाहिए? अगर मैं रानू को आम का पेड़ बेच दूंगा तो फिर पक्षी मेरे पास से आम नहीं खरीदेंगे। नहीं 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 रानू, मैं जंगल के सब पक्षियों को पैसों में आम बेचता हूँ। मुझे काफी ज्यादा मुनाफा होता है। मैं तुम्हें पेड़ नहीं बेच सकता। तो फिर कालू भैया, मुझे आधा आम का पेड़ बेच दो। एक दिन आप पक्षियों को आम बेचो, एक दिन मैं बेचूंगी। रानू, उसके लिए तुम्हें मुझे पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, वरना मैं आधा आम का पेड़ नहीं बेचूंगा। रानू चिड़िया कालू कौवे से 10,000 में आधा आम का पेड़ खरीद लेती है। चलो अब मैं सभी पक्षियों को बता देती हूँ कि आधा आम का पेड़ मैंने खरीद लिया है। फिर रानू चिड़िया सीधा अपने दोस्तों के पास जाकर सारी बात बताने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों की बहुत मदद की हो। अब हम लोग और हमारे बच्चे पेट भरकर खा सकेंगे। रानू, जब तुम्हारा दिन होगा, हम सब पक्षी उस पेड़ से आम खा लिया करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। दोस्त ही दोस्त की मदद करता है ना।
अब सभी पक्षी पेड़ से मुफ्त में आम तोड़कर मजे से खाने लगते हैं। धीरे धीरे कालू कौवे के दिन में पक्षी उससे आम खरीदना बंद कर देते हैं। अरे कालू जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो नुकसान में पड़ जाएंगे। आप ही कुछ ना कुछ करिए। ये रानू ने मेरे साथ धोखा किया। वो अपने दिन में सारे आम मुफ्त में रख देती है और सब पक्षी मुफ्त में खाकर चले जाते हैं। जब मेरा दिन आता है तो कोई भी पैसे देकर आम नहीं खरीदता। इस रानू की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इससे पहले और ज्यादा नुकसान हो, मैं रानू को पूरा पेड़ ही बेच देता हूँ। रानू, और एक 10,000 दे दो, मैं तुमको सारा पेड़ दे दूंगा। नहीं कालू भैया, अब मुझे पूरा आम का पेड़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ही मेरे दोस्त अच्छे से आम खा लेते हैं। अगर तुम पहले लालच नहीं करते और पूरा पेड़ मुझे अच्छे खासे पैसों में बेच देते तो तुम्हें अच्छा मुनाफा होता। अब तो मैं आपसे पूरा आम का पेड़ नहीं खरीदूंगी। कालू कौवे को उसकी लालच बहुत महंगी पड़ जाती है। रानू चिड़िया उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया चिड़िया को आम खाने का बहुत शौक था। गुड़िया चिड़िया को सिर्फ आम ही नहीं, आम के पेड़ भी बहुत पसंद थे। गुड़िया चिड़िया के दोस्त मुन्नी और किक्की के आम के बाग थे। वो दिन भर सिर्फ आमों के बाग में उनके साथ ही खेलती रहती थी। गुड़िया बेटी, तुम इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ जा रही हो? तुम तो स्कूल जाने के समय में इतनी जल्दी नहीं उठती हो। अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रहे हैं। अब इतनी सुबह उठकर कहाँ जा रही हो? माँ, आपको पता है ना, मुझे आम खाना कितना ज्यादा पसंद है। मेरे दोस्त किकी और मुन्नी के पास आमों के बाग है। मैं वहीं जा रही हूँ। दिन भर उधर ही खेलते रहूंगी और आम खाते रहूंगी। ऐसा कहकर गुड़िया चिड़िया अपने दोस्तों के साथ आमों के बाग में चली जाती है। गुड़िया गोरी कवि और लूसी कबूतरी के आमों के बाग में क्यों जाती है, मुझे नहीं पता। वह दोनों इतने अच्छे पक्षी भी नहीं है। गुड़िया, मुझे यहाँ पर खेल खेल के बोर हो रहा है। चलो ना, हम नदी के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ आमों के बाग में खेलने के लिए आई हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा वो तीनों वहाँ खेल कूद रहे थे। तभी वहाँ पर मुन्नी की माँ गोरी किक्की की माँ लूसी आते हैं। लूसी, इस बार के आम बहुत मीठे हैं। हमें बाजार में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। गोरी, इस बार के पैसों से मैं सोने का हार बनवाना चाहती हूँ। तुम क्या कहती हो? हाँ, मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगी। तुम सही कह रही हो। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक बॉल आकर गौरी कव्वी के सर पर लगता है। गौरी आंटी, मुझे माफ कर दे। मैंने गलती से आपके ऊपर बॉल फेंक दिया है। अरे ओ चिड़िया, तू किसे आंटी कहकर बुला रही है? तू क्या मेरी बहन की बेटी है? गोरी आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे जंगल के सभी पक्षी ऐसा ही बुलाते हैं। तुम एक गरीब माँ की बेटी हो और मैं एक धनवान हूँ। ऐसे रिश्ते मिलाकर मुझे आंटी कहकर मत बुलाया करो। बच्चों, तुम इस गुड़िया के साथ क्यों खेल रहे हो? इसकी माँ बहुत गरीब है। कल से तुम दोनों इस गरीब के साथ नहीं खेलोगे, वरना जंगल के पक्षियाँ तुम्हें भी गरीब कहकर बुलाएंगे। गोरी कव्वी और लूसी कबूतरी बेचारी गुड़िया चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। गुड़िया रोते हुए घर लौटती है। गुड़िया बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं माँ, गोरी आंटी और लूसी आंटी ने मुझे उनके आमों के बाग से भगा दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। गुड़िया बेटी, मैं ये सब पहले से ही जानती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो दोनों तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। आज के बाद से तुम उन दोनों के आमों के बाग में मत जाना। गुड़िया उन दोनों के बाग में जाना बंद कर देती है, लेकिन उसको आमों की पेड़ की बहुत याद आने लगती है। दूसरी तरफ किकी और चमकी लो भी गुड़िया को बहुत याद करते थे। मुझे आम के पेड़ बहुत पसंद है। अगर मेरे घर के सामने भी एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। गुड़िया होती तो कितना अच्छा होता। गुड़िया के बिना खेलने बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। क्योंकि गुड़िया को आम बहुत पसंद है ना, हम थोड़े से आम गुड़िया के लिए ले जाएंगे। वो आम देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर मुन्नी और किकी गुड़िया के लिए कुछ आम तोड़ के उसके पास ले जाते हैं। ये लो गुड़िया, तुम्हें आम खाना बहुत अच्छा लगता है ना? हम दोनों तुम्हारे लिए ही ये सारे आम ले आए हैं। दोस्तों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। गुड़िया चिड़िया को वो आम काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आम खाने के बाद गुड़िया चिड़िया को एक उपाय सोचता है। दोस्तों, मैं ये आम की गुठली ले जाकर अपने घर के आंगन में बो दूंगी। 1 महीना बाद मेरे घर के सामने भी एक आम का पेड़ रहेगा। गुड़िया चिड़िया उस आम की गुठली को आंगन में बो देती है और हर रोज़ पानी देने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं।
वो छोटा सा आम का पौधा एक बड़े से आम के पेड़ में बदल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गुड़िया को उस पेड़ के ऊपर एक भी आम नजर नहीं आता है। गुड़िया बेटा, दिन रात तुम बस इस आम के पेड़ के पास ही बैठी रहती हो। माँ, 1 महीने पहले ही मैंने आम की गुठली को अपने आंगन में बोया है। अब देखो ना कितना बड़ा पेड़ में बदल गया है। थोड़े दिन बाद इस पर आम भी लगेंगे और मैं मजे मजे से आम खाऊंगी। रानू, मैं 1 साल से देख रही हूँ, वो पेड़ पे आम ही नहीं लग रहे हैं। इससे अच्छा तुम उस पेड़ को काट दो। लूसी और गौरी ऐसे रानू चिड़िया को हर समय चिढ़ाते रहते थे। ये क्या इतने दिन हो गया है, अभी तक एक आम का फल भी पेड़ पे नहीं नजर आ रहा है। ऐसा गुड़िया चिड़िया रोते हुए ही उस पेड़ के नीचे सो जाती है। रानू चिड़िया को अपनी बेटी को पेड़ के पास से उठाना अच्छा नहीं लगा था। वो गुड़िया को उधर ही छोड़कर अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही उस पेड़ पर ढेर सारे मीठे मीठे आम लग जाते हैं। अरे ये क्या माँ, एक ही रात इतने सारे आम। तभी वो पेड़ गुड़िया चिड़िया से बातें करने लगता है। गुड़िया, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं तुमको ये मीठे मीठे आम दे रहा हूँ। ये कभी ना खत्म होने वाले आम हैं। फिर उस दिन के बाद से रानू और गुड़िया उन आमों को तोड़कर बाजार में बेचने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। फिर रानू चिड़िया उन पैसों से एक बड़ा सा आम के बगीचे को खरीद लेती है। फिर रानू और गुड़िया गौरी और लूसी को अच्छे से सबक सिखाते हैं। वो दुष्ट कौवे के घर के पास ही कबूतर का आमों का बाग था। पेड़ों पर सभी आम पक चुके थे। उसकी मीठी मीठी खुशबू से जंगल के सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। घर में बैठे हुए गौरी और कालू कौवे को भी आम की मीठी खुशबू आती है। कालू जी, आमों की मीठी मीठी खुशबू आ रही है। जी कर रहा है कि अभी जाकर उस आमों को तोड़कर खा जाऊं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर आम खा जाऊं, लेकिन तुम देख रही हो ना, वो गंदे आंखों वाला कबूतर अपने बाग की कैसी रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी आम चोरी करने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब वो कबूतर सो जाएगा तब हम आमों की चोरी कर लेंगे। लेकिन कालू जी, मेरा मन तो अभी आम खाने का कर रहा है। अब कुछ भी करके मुझे आम लाकर दीजिए। गौरी, अब तुम ऐसा करो, कबूतर को किसी बहाने से यहाँ बुला लो और अपनी बातों में उलझा रखो। तब तक मैं कबूतर के कुछ आम चोरी कर लूंगा। कालू जी, अगर आप आम चुराते समय पकड़े गए तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। गौरी, तुम बेकार में ही डर रही हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम कबूतर को बुलाकर अपनी बातों में उलझा रखना। तब तक उससे बातें करते रहो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। कालू कौवा के जाते ही गौरी कौवी झूठ मूठ का रोना रोने लगती है। अरे ओ कबूतर भैया, मेरे प्यारे कबूतर भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे घर में सांप घुस आया है। जल्दी से उसे यहाँ से निकाल दो। गौरी की आवाज सुनकर कबूतर अपनी बगीचे की रखवाली छोड़कर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ गौरी, कहाँ सांप है? अभी बताओ, मैं उसे निकालता हूँ। मेरे घर के अंदर सांप घुस आया है। जल्दी अंदर जाकर उसे बाहर निकालिए। कबूतर एक लकड़ी ले जाता है। घोंसले के अंदर सांप को ढूंढने लगता है। उधर कालू कौवा बड़े ही आराम से कई सारे आम चुरा लेता है। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तो कबूतर वहां से जाने लगता है। गौरी, लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया है। अगर फिर से आया तो मुझे बुला लेना। मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो जंगल के पक्षी मेरे आम चुरा लेंगे। कबूतर के जाने के बाद कालू कौवा मीठे मीठे आम चुराकर अपने घर वापस आ जाता है। ये लो मेरी प्यारी पत्नी जी, पके हुए मीठे आम। अब आराम से खाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर मीठे आम आराम से खाने लगते हैं। कालू जी, ये मीठे मीठे आम कितने मजेदार हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गौरी किसी न किसी बात में कबूतर को उलझाए रखती और कालू आम चोरी करके लाता। कबूतर भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे लिए बुलबुल के पास से दवाइयाँ लाकर दे दीजिए। गौरी, तुम्हारा पति कालू कहाँ है? तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं कहती? मेरा पति कुछ काम वाम नहीं करता। पूरे जंगल में बस आवारा घूमता रहता है। मेरे लिए पेट दर्द की दवाई लाकर दे दीजिए कबूतर भैया। बेचारे कबूतर को गौरी कवि पर तरस आ जाता है। वो जल्दी से जाकर बुलबुल से दवाइयाँ लाकर गौरी को दे देता है। लेकिन अब कबूतर को शक हो जाता है। अरे ये क्या, रोज रोज मेरे पेड़ से आम कम क्यों हो रहे हैं?
लगता है मेरे आम कोई चुरा रहा है। ये बात मुझे जल्दी से जाकर रानू को बतानी होगी। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। फिर वो सारी बातें रानू चिड़िया को बताने लगता है कि कैसे उसके आम कम हो रहे हैं। कबूतर भैया, आप अपने बगीचे को छोड़कर कहीं जा रहे थे क्या? नहीं रानू बहन, दिन भर में मैं कहीं नहीं जाता हूँ, बस गौरी की मदद करने कभी कभी चला जाता हूँ। कबूतर भैया, कल सुबह आप किसी पक्षी की मदद करने के लिए मत जाना और रात के समय में अपने पेड़ों पर जाल बिछाए रखना। जो भी चोर होगा पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन गौरी फिर से किसी बहाने से कबूतर को बुलाने लगती है, लेकिन इस बार कबूतर नहीं जाता है। कालू जी, अब क्या करें? ये मोटी आंखों वाला कबूतर अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं गौरी, दिन में न सही हम रात को आमों की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कबूतर अपने घर में सो जाता है। दूसरी तरफ जैसा रानू ने कहा था, कबूतर अपने पेड़ों पर जाल बिछा देता है। रात होते ही दोनों पति पत्नी आम चुराने के लिए कबूतर के बाग में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी आम चुराने लगते हैं, लेकिन वे दोनों पेड़ पर बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। ये क्या हुआ कालू जी? हम दोनों तो जाल में फंस गए हैं, अब क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुबह होते ही सभी पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम दोनों ही आमों की चोरी कर रहे हैं। अब तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी कबूतर रानू को लेकर वहां आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो, चोर आया चोर आया। अरे कबूतर, धीरे बोलो, सारे जंगल के पक्षी सुन लेंगे, हमारी बदनामी होगी। तो तुम दोनों ही थे क्या जो इतने दिनों से मेरे आम चुरा रहे थे? इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा था। कबूतर भैया, मेरे प्यारे कबूतर भैया, मैं तुम्हारे आमों का नुकसान भर दूंगी, कृपा करके हमें जाने दो। कबूतर भैया, इन दोनों को आज के लिए छोड़ दो। अगर ये फिर से कभी चोरी करेंगे तो हम इन दोनों को जंगल से भगा देंगे। उस दिन के बाद से वे दोनों चोरियां करना छोड़ देते हैं।